साथियों नमस्कार। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं इंडियन इंग्लिश राइटर में। आज है अपने पास तोरू दत्त। ठीक है, वो बहुत ही पायनियर का मतलब एक जैसे अग्रणी भारतीय कवित्री थी। यानी जैसे वर्तमान में क्या होता है, मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें पोइटिस काम में नहीं लेते, दोनों के लिए कॉमन जेंडर के तौर पे पोइट काम में लेते हैं, जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा में लिखा है। ठीक है, इनका जो जीवन था वो काफी छोटा रहा था। उसके बाद भी, यानी छोटे जीवन के बावजूद भी, इन्होंने जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर जो था उस पे अपना काफी प्रभाव छोड़ा। ठीक है, इनको काफी क्लासिकल इंडियन लेजेंड्स है उनके बारे में पता था और मास्टरी थी यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में। फिर उसके बाद देखें, इनका पूरा नाम जो है वो तोरू दत्त ही था। 4 मार्च 1856 कलकत्ता में जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु है वो 21 साल की उम्र में ही हो गई। बहुत ही शॉर्ट स्पैन था। ठीक है, और जो कारण था वो कंजम्पशन था। कंजम्पशन का मतलब जैसे क्षय का मतलब होता है, जैसे क्षय बोलते हैं, यानी ऐसा कोई जैसे बैक्टीरिया या जैसे एक होता है जो क्या है बॉडी को खत्म करने लग जाता है। ठीक है, तो उसका जैसे वैज्ञानिक नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट में आप टीबी बोलते हो। आप क्या सारे ही बोलते हैं। लैंग्वेज जो जानते थे वो इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत, ये भाषाएं ये जानते थे। फिर आता है इनका फैमिली बैकग्राउंड, जो हिंदू थे, और इन्होंने 1862 को जब तोरू दत्त 6 साल की थी तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी। इनके पिता का नाम था गोविंद चंद्र दत्त, जो एक स्कॉलर और सिविल सर्वेंट थे, और क्षेरामोनी दत्त इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनके भाई बहन जो हैं उसमें बहन का नाम है अरु दत्त, जो काफी टैलेंटेड थी और 20 साल की उम्र में चल बसी थी। ये 21 साल की उम्र में चल बसी थी। इनके भाई का नाम है अब्जू दत्त, वो भी चाइल्डहुड में, यानी पहले इस प्रकार की बीमारियां थी वो काफी घातक हुआ करती थी। आज के समय में तो ऐसा नहीं है, कैंसर तक की बीमारियों के इलाज हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, अगर बोन मेरो फेल हो जाता है तो काफी ये देखते हैं। तोरू दत्त का जो परिवार था उसका काफी प्रभाव रहा है उस परिवार पर, बंगाली का और रेनेसा जो भारत में हुआ था, और क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर ली थी उन्होंने कॉलोनियल इंडिया में। ठीक है, अंग्रेजों का काफी प्रभाव रहा होगा। एजुकेशन इनकी सामान्यतः कलकत्ता में हुई है, और जैसे बाद में ये यूरोप चले गए थे परिवार के साथ 1869 से 1873 तक, यानी 1869 टू 1873 इन्होंने जैसे स्टडी की थी फ्रांस और इंग्लैंड में। तो सामान्य परिवार तो नहीं था, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अटेंडेड लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, अनऑफिशियली है वैसे, कोई जैसे ओरली ऐसे पता चलता है। ठीक है, एज वुमेन वर नॉट एडमिटेड देन। ठीक है, वीमेन वो काफी फ्रेंच, इंग्लिश, बंगाली और संस्कृत में काफी फ्लुएंट थे। लिटरेचर जो था, जैसे जो क्लासिकल लिटरेचर, फ्रेंच पोएट्री और इंडियन मिथोलॉजी जो है उन पे काफी काम किया था इन्होंने। ठीक है, राइटिंग स्टाइल लिरिसिज्म था इनमें, और मेलनकोली जो बात है, यानी काफी जैसे संकोची या जैसे थोड़ा से निराशाजनक बात ये लिखा करती थी। यानी सामान्यतः ऑटोबायोग्राफिकल और नोस्टैल्जिक का मतलब जैसे मिट्टी दी खुशबू आई, आयुष्मान खुराना का जो गाना है ना, उसको अपने सुनते हैं तो वैसे अपने अतीत को याद करके ये लिखा करती थी। वेस्टर्न पोइटिक फॉर्म जैसे सोनेट, ओड जो है उनको ये कंबाइन करती थी इंडियन थीम में। इमेजरी में काफी रिच थी, क्लासिकल रेफरेंसेस लेती थी और इमोशनल डेप्थ थी। इनका फोकस रहता था नेचर पर, लॉस पर, स्पिरिचुअल फेथ और कल्चरल आइडेंटिटी पर। इन्होंने फ्रेंच की जो पोएम थी उसको लिंग्विस्टिक ग्रेस और इमोशनल फिडेलिटी के साथ इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, फिर देखिए इनके जो मुख्य वर्क है ये आगे वैसे अपने पढ़ेंगे। ए सेफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, या एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुइज्म, और जैसे नोवेल की बात करें अपने तो बियाना और द यंग स्पेनिश मैडन अनफिनिश था ये। ठीक है, तो ये बात जो है, जैसे फ्रेंच का नोवेल है ले जनरल डी मैडनोल्स डी अरवर्ड्स, पब्लिश्ड इन 1879 पोस्टफेमसली, यानी आफ्टर डेथ, ये भी आफ्टर डेथ है। ठीक है, और इनके लिखने के जो तरीके थे वो क्या थे, इंडियन मिथोलॉजी, लेजेंड के बारे में, नेचर के बारे में, जैसे हमने देखा नोस्टैल्जिया, मेलनकोली, कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड क्लैश ऑफ कल्चर्स, और पर्सनल लॉस और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन दर्शाती थी ये। लेगेसी जो छोड़ के गई थी
ये पहली जैसे भारतीय वुमन थी जो जिन्होंने एक्सटेंसिवली इंग्लिश में लिखा था। और इन्होंने क्या है जैसे एक ब्रिज तैयार किया था भारतीय और वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसमें। और सेजुरिना यानी जो और सेजुरिना ट्री जो है वो बहुत ही इनका मोस्ट जैसे एंथोलॉइज्ड इंडियन इंग्लिश पोइम्स है जो प्रेज्ड की गई थी इसके इमोशनल डेप्थ और लिरिकल ब्यूटी को। ठीक है, अब जैसे देखें सबसे पहले द ट्री ऑफ लाइफ, तो थीम इमोर्टलिटी, स्पिरिचुअलिटी और रीबर्थ का है। जॉनर इसका है सिंबॉलिक पोइम और कैरेक्टर इसमें स्पीकर खुद है जो फिलोसॉफिकल ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ट्री जो है वो सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ के बारे में है। ए सिंबॉलिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ, इसके बारे में है। ये ड्राइंग करता है जो इंडियन मिथ है और फिलोसॉफी उसको, और पोइम है जो ह्यूमन सोल के बारे में कनेक्ट करती है एक डिवाइन ट्री के माध्यम से। इसकी अडोप्टेशन कहाँ से हुई है कोई पता नहीं है, और अवार्ड इसके लिए पोस्टफेमसली फॉर सिंबॉलिकल रिचनेस के लिए इनको अवार्ड मिला है। फिर आता है और सेजुरिना ट्री, तो इसमें नोस्टैल्जिया है, अपने अतीत को याद करती है। मेमोरी लॉस है, मेमोरी और लॉस के बारे में। मेमोरी लॉस नहीं, मेमोरी अलग है, लॉस अलग है। ठीक है, जॉनर इसका है लिरिकल पोइम, स्पीकर खुद इसमें तौर है और अपने सिबलिंग है उसके और जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में। इसमें क्या है एक पर्सनल पोइम है ये, जिसमें वो सेलिब्रेट करती है अपने चाइल्डहुड को। चाइल्डहुड में जो पेड़ था उसके पास वो जो सिंबल था फैमिलियल लव का, मेमोरी का, और इसमें इमोशन, नेचर और लॉन्गिंग फॉर लॉस्ट लव्ड वन है वो खो गए थे तो उसके बारे में याद करती है ये। इसका कई बार ऐसे कई सारे प्रोग्राम में इसको ये हुआ है और कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोइम इन इंग्लिश इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही बेस्ट पोइम मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्री लाइफ, जिसमें क्या है डुप्लीकेट ऑफ नंबर 1, ये वो सेम हो गई। ठीक है ना, वो सेम ही हो गई ऊपर वाली। हाँ, द लोटस जो सोनेट है राइवलरी बिटवीन रोज एंड लिली, रोज और लिली के बीच में राइवलरी बतलाई गई है। आर्टिस्टिक हार्मोनी है, यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी है, इसमें पेट्रार्कन सोनेट है। ये पेट्रार्कन सोनेट जैसे जॉन मिल्टन लिखा करते थे ना उस टाइप की, जिसमें ऑक्टेव और सस्टेट हुआ करते थे जैसा पढ़ते हैं अपने। कैरेक्टर इसमें रोज और लिली है और फ्लोरा है, गोडेस ऑफ फ्लावर्स जो है वो। और क्लेवर, बहुत ही क्लेवर जैसे एल्गोरी किया गया इसमें। फ्लोरा जो है क्रिएट करती है लोटस को और मर्जिंग रोज एंड लिली, यानी उसको मिला के जैसे लोटस यानी कमल के फूल के बारे में ऐसे बात पता चलती है अपने को। कोई अडोप्टेशन नहीं है और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर और ये बात है। फिर बाग मारे जैसे है ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में है। ठीक है, और कॉलोनियल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्क्रिप्टिव लिरिक है ये। ठीक है ना, इसमें स्पीकर है फ्लोरा बाग मारे है। ठीक है ना, जो कलकत्ता में एक जगह है वहाँ का है। इसमें कई सारे जैसे सेंसरी जो आपके डिस्क्रिप्शन है वो लिए गए हैं। लस गार्डन लैंडस्केप के बारे में बतलाया गया है, जो तोरुदत्त के प्यार जो है ना भारतीय कल्चर के बारे में उसमें है। और बहुत ही सौंदर्य की जो बात है उसके होमलैंड के बारे में उसमें बात करती है। वैसे एडोप्टेशन इसका नहीं है और अवार्ड्स कई सारे ऐसे देखे गए हैं। फिर आता है फ्रांस, तो जो पैट्रियोटिज्म के बारे में और रिवोल्यूशन के बारे में पॉलिटिकल पोइम है। फ्रांस को पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, फ्रांस को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। और फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके बारे में बात है। राइटर जो है वो सपोर्ट करता है फ्रांस को ड्यूरिंग जो फ्रांसो पर्शियन वार था ना उसमें। और पोइम है वो पैशनेट ओड है लिबर्टी के बारे में, करेज के बारे में और इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी अपने नेशन के बारे में जो बात है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, फ्रांस में इसको क्या है काफी पॉपुलर किया गया है। ओके, फिर है अमन पेरे, जो जैसे माय फादर के नाम से ऐसे माना जाता है। थीम इसका है पेरेंटल ट्रिब्यूट किया गया है मोरल एडमिरेशन के साथ। एलेजिक लिरिक है। एलेजिक का मतलब होता है जैसे इसमें क्या है जैसे दुख विलाप वगैरह ऐसे किया गया है। स्पीकर इसमें तोरुदत्त है और उनके जो पिता हैं वो यहाँ पे गोविंद चंद्र दत्त जो हैं वो है। ये काफी इमोशनल और रेस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट की गई है अपने पिता के बारे में, जो हाईलाइट करती है उसके पिता की जो यानी जैसे गाइडेंस, विजडम और लव के बारे में। और पोइम में काफी एप्रिशिएट की गई थी वर्ल्ड वाइड। और इसमें क्या है जैसे रेस्टेंट और डिग्निटी के बारे में है। और जैसे अवार्ड के तौर पे इसे फॉल्टलेस क्रिटिक कहा है एडमंड गूज ने। ठीक है ना, ऐसे देखते हैं अपने। फिर आता है ले जनरल डी मैडमोइजल डी अवार्ड्स। देखिएगा ये जैसे आपके फ्रेंच वर्ड हैं, तो फ्रेंच वर्ड हैं तो अपने जैसे आते अपने यूज में कम आते हैं, तो इसमें क्या है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का 19-20 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बात देखें अपने जो 1879 का है। इसमें थीम है लव
कल्चरल कन्फ्लिक्ट के बारे में, और जॉनर इसका है एपिस्टेलरी। एपिस्टेलरी मतलब लेटर टाइप का ही है। एपिस्टेलरी का मतलब होता है लेटर, लेटर जैसे पत्र लिखते हैं ना अपने वैसे। तो इसमें कैरेक्टर्स है मिले, टी, अर्वर्ड्स और उसकी फैमिली। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जिसमें क्या है, जो एक डायरी होती है उसमें एंट्री के बारे में पता चलता है, तो उनकी कल्चर, टेंशन और फेमिनिन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बतलाता है। और ये पहला नोवेल है जो किसी इंडियन के द्वारा लिखा गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो बात है ये काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसके बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप, इसमें वैसे कई सारे सेलिब्रेट किया गया है, कई सारे जनरल्स जो हैं उसमें, जो फ्रांस के हैं उसमें। फिर है सावित्री एंड सत्यवान। इसका थीम जो है वो डिवोशन, करेज और फेट के बारे में। नैरेटिव पोइम है, मिथोलॉजिकल है। नैरेटिव पोइम है तो इसमें कोई कहानी वगैरह बतलाई हुई होगी, ठीक है ना। ऐसे देखते हैं, सावित्री, सत्यवान और यामा जो हैं इसके कैरेक्टर हैं। इसमें ये क्या है, इंडियन लेजेंड के बारे में बात है। जैसे सावित्री जो है वो अपने डिवोशन और विट यानी अपने समर्पण और विट यानी जो उसकी जो जैसे विवेक है उसके माध्यम से वो अपने पति के पास वापस यानी यम से यानी अपने पति को वापस ले आती है। जो सत्यवान जो उसका पति है सावित्री का, उसको तो यम जो है वो गॉड ऑफ जैसे डेथ होता है, जैसे यम है, हम ऐसे कई बार अपने मूवी देखते हैं ना ऐसे, तो वो यम से। और अडोप्टेड किया गया इंडियन ड्रामा और टीवी जो है उसमें। और एंशिएंट बैलेंड जो है ना उसका एक की है, ये प्रेज किया गया नैरेटिव पावर को उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद सीता और लक्ष्मण, तो इसमें लव, लॉयल्टी और सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। एपिक है, एपिक है मतलब जो भारतीय जो पुराण वगैरह जो है ना उनके बारे में अपने को देखने को मिलता है, सीता और लक्ष्मण के बारे में। तो ये इमोशनल डेप्थ जो है, जैसे सिस्टर इन लॉ, जैसे जो भाभी और जो देवर है ना उनकी जो कहानी है, तो फ्रेश एक्साइल के बारे में ऐसे बतलाया गया है, जिसमें रेस्पेक्ट, सेक्रीफाइस और इनर टर्मोइल के बारे में जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में पता चलता है। ये एलिमेंट्स से अपीयर होते हैं कई सारे टीवी सीरियल वगैरह में, और इसमें कई सारी एंथोलॉजी वगैरह जो है वो अपने इंडियन मिथोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए ध्रुव और एकलव्य। ध्रुव और एकलव्य जो डिवोशन, फैथ और रिजेक्शन के बारे में है, और मिथोलॉजिकल बैलेड है ये। ध्रुव, एकलव्य, गॉड और गुरु द्रोण। तो जैसे अपने को पता चल गया एकलव्य और द्रोण के बारे में है, तो ये उनके बारे में हल्का सा थीम है, जिसमें एक डिसाइपल है वो अपने गुरु के लिए क्या कर सकता है, यानी एक शिष्य अपने गुरु के लिए क्या कर सकता है, वो बात है। और कई सारे कल्चरल टेक्स्ट में अपने को देखने को मिलता है, और इसमें मिथ का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली जैसे अपने देखें पोइटिकली यानी काव्यात्मक तौर पर इसमें ब्लेंड किया गया है। फिर आता है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। तो आप देखिएगा जो तोरुदत्त है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो भारतीय मिथोलॉजी है, जो पौराणिक बात है, उसको बड़े अच्छे से बतलाया है। गुड और एविल के बारे में, डिवाइन प्रोटेक्शन है, रिलीजियस मिथोलॉजी है, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और विष्णु जो है उनके बारे में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। विष्णु जो नरसिम्हा का अवतार लेते हैं और उसको जैसे ये हमने देखा हुआ है, तो इसके बारे में ये कहानी है। और बहुत सारे रिलीजियस ड्रामेटाइज किया गया है, और इमोशनली, मोरली बहुत ही क्लैरिटी है इसमें। तो इसके बारे में जैसे अपने पुराणिक टेल जो होती है उसमें ये सिंबल होता है, एक जैसे विजय होती है आस्था की, ठीक है ना। जो एक जैसे तानाशाही होती है ना, तानाशाही पर एक आस्था की विजय होती है, ये बात पता चलती है। फिर है जैसे बियाना और द यंग स्पेनिश मैडन, ठीक है। युद्ध जैसे इसके बारे में बताया गया। मैडन का मतलब जैसे जो कुमारी, ये कह सकते हैं लड़की जैसे। तो थीम है रोमांस और एडवेंचर का, हिस्टोरिकल फिक्शन है। बियांका जो है वो इसमें स्पेनिश एरिस्टोक्रेट है, ठीक है। और इसमें इनकम्प्लीट रहा है ये नोवेल जो इंग्लिश में लिखा गया था। इसमें एक स्पेनिश लड़की का जो एक लव है उसके बारे में बात की जा रही है। फॉरेन लैंडस्केप इसमें एक्सप्लोर किया गया है। आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और क्रॉस कल्चर इनकाउंटर है, यानी भारतीय संस्कृति और उनकी संस्कृति के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। और फर्स्ट नोवेल था एक इंडियन के द्वारा, तो उसके तौर पे ये जाना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। तो इंडियन मिथोलॉजी के बारे में नेशनलिज्म और फेमिनिन हीरोइज्म, यानी एक जैसे महिला नायकवाद के बारे में है। बैलेड है तो इसमें कोई कहानी होगी, मिथिकल है और हिस्टोरिकल, दोनों को कंबाइन करके बतलाया गया है। तो इसमें इंडियन लीजेंड है वो रीटोल्ड की गई है इंग्लिश वर्स में, जिसमें क्या है जैसे कल्चरल स्टोरीज है, वो हीरोइज्म, फेथ और मोर्टलिटी के बारे में, ठीक है। तोरुज दत्त का जो प्राइड है ना, जो गर्व है, वो उसके बारे में बतलाया गया है। कई सारे टेक्स्ट एकेडमिक तौर पर, यानी जैसे कई सारी जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पे इनका ड्रामेटाइजेशन हुआ है, और इसको इनके डेथ के बाद ब्रिटेन और इंडिया में काफी इनका क्या है जैसे प्रेज्ड किया गया है।
फिर आता है एसएफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, इसमें लव नेचर और स्पिरिचुअलिटी है, ट्रांसलेटेड फ्रेंच पोइट्री से ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जैसे लेमार्टाइन और विक्टर ह्यूगो जो है वो उनके द्वारा जैसे कई सारे ऐसे पोइट कई सारे जो हैं ऐसे देखे गए हैं। 165 पोइम्स हैं इसमें जो ट्रांसलेट की गई है फ्रेंच से इंग्लिश में, ठीक है ना, जो ये दर्शाता है कि जैसे ये मास्टर तो थी इंग्लिश की, ठीक है ना, और जैसे फ्रेंच लिटरेचर को अच्छे से समझती थी, ये बतलाता है। और कंपैरेटिव लिटरेचर स्टडीज है, इसने हाई प्रेज हासिल की थी ब्रिटिश से जो लिटरेरी क्रिटिक्स है उनमें। अब इनके बाद इनको कई सारे जैसे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो फर्स्ट इंडियन पोइट टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी ये पहली भारतीय है जो एक महिला कवित्री हैं, हिंदी में बोलें तो कवित्री बोलेंगे, वैसे पोइट है, जिनको इंटरनेशनल तौर पर क्या है जैसे रिकॉग्निशन मिला था। फर्स्ट इंडियन टू राइट नोवेल इन फ्रेंच, तो ये भी इनको रिकॉग्निशन है, ये एक अचीवमेंट है इनकी। फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट ए नोवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी पहले लिखने वाली है। और वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड वुमन ऑफ द वर्ल्ड, एडमंड गोज जो है उन्होंने ये बोला था, एडमंड गोज जैसे। और पोस्टहेमसली इनको क्या है, जैसे कई सारे जनरल्स इन फ्रांस है, ब्रिटेन है और इंडिया में इनको क्या है जैसे बहुत ज्यादा जैसे ये सम्मान मिला था, ठीक है, ये देखने को मिला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसीलिए लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।